हेलो दोस्तों, मैं अमृता रघुवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम प्लेस में। आज हम साइंस में स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की बात करते हैं तो एग्जाम में फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं और अगर हम मेन टॉपिक की बात करें जिसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो हैं वेव्स या तरंग। जब हम फिजिक्स में तरंग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं प्रकाश और दूसरा पढ़ते हैं ध्वनि। प्रकाश और ध्वनि दोनों ही एक प्रकार की तरंग है जिसमें हम इनकी डीप स्टडी को हम फिजिक्स में करते हैं। प्रकाश या ध्वनि को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि तरंग होता क्या है या तरंग को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम तरंग की बात करें तो हम अपने डेली रूटीन या दैनिक जीवन से जोड़कर तरंग को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है और इस मार्कर से एक रस्सी को मैंने बांध दिया है। आप उस रस्सी में जैसे ही अपने हाथ से उस रस्सी में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स इमेजिन कीजिए कि एक रस्सी है और मैंने अपने हाथ से इस रस्सी में डिस्टरबेंस क्रिएट किया। मेरे डिस्टरबेंस क्रिएट करने के बाद इस रस्सी में जो एक विशेष प्रकार का डिस्टरबेंस आपको दिखा, आप उसी को किस नाम से जानेंगे? तरंग के नाम से जानेंगे। या मैं देखूं कि आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आपने खींचकर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग में जो डिस्टरबेंस आपको दिखाई दिया उस डिस्टरबेंस को मैं क्या कहूंगी? तरंग कहूंगी। या आप कहें किसी पानी में, किसी ठहरे हुए पानी में आपने एक पत्थर को मार दिया और जैसे ही पत्थर के गिरने से जो डिस्टरबेंस आपने पानी में देखा, आप उसे क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। तो हम यहाँ क्या समझे कि किसी भी माध्यम में, चाहे वो रस्सी हो, आपकी स्प्रिंग हो या पानी हो, उसमें उत्पन्न होने वाले डिस्टरबेंस, दैट मीन्स इस विक्षोभ को आप किस नाम से जानेंगे? तरंग के नाम से जानेंगे। तो बेसिक जानकारी हमें तरंग के बारे में क्या मिली? किसी भी माध्यम में उत्पन्न होने वाले डिस्टरबेंस को आप क्या कहिए? तरंग कहिए। फिजिक्स में आते हैं फिर से कि जब हम तरंग की बात करते हैं तो फिजिक्स हमें दो प्रकार की तरंगों के बारे में बताता है। फर्स्ट वन इज अनुप्रस्थ तरंगे या जिसे ही मैं कहूंगी ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरी हमें फिजिक्स बताता है अनुदैर्घ्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम जिस सिलेबस की बात या व्यापम जिस सिलेबस की बात करता है उसमें दोनों ही प्रकार की तरंगे हमें पढ़ना है। एक अनुप्रस्थ तरंग के नीचे देखिए मैंने लिख रखा है उदाहरण प्रकाश, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरी जो तरंगे हमें पढ़ना है वो है अनुदैर्घ्य तरंगे और इसका उदाहरण है ध्वनि या भूकंप तरंगे। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि भूकंप में उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती हैं। यहाँ पर ध्वनि और प्रकाश इन दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास एक मीडियम है, ठीक। रस्सी आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक माध्यम है या एक रस्सी इस तरह से बंधी हुई है। जैसे ही आपने इस रस्सी में डिस्टरबेंस क्रिएट करा तो इस तरह का ये डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगा, ठीक। और इसी तरह के इस डिस्टरबेंस से जो तरंगे उत्पन्न हुई है उन्हें मैंने क्या कहा? अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग देखेंगे, ये हमारा क्या है? माध्यम। तो ये क्या हुए? हमारे माध्यम के कण, ठीक। और इन माध्यम के कणों में जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ या जो विक्षेप उत्पन्न हुआ, इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गई? तरंगे। तो ये क्या हुए? तरंग, ठीक है। यहां पर देखिए अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण तथा तरंग के चलने की एक है लंबवत है। देखिए आपको, अगर ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो इस प्रकार की जो तरंगे हैं उन्हें मैं क्या कहूंगी? अनुप्रस्थ तरंगे कहूंगी। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या हुई? माध्यम के कण
और तरंग के चलने की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी विशेष बात देखिए, जब तरंग यहाँ से चलना शुरू हुई तो ऊपर की तरफ गई। जब ये ऊपर की तरफ गई तो ये जो हाईएस्ट पीक हमें मिला इसे मैंने क्या कहा, श्रृंग कहा, या मैंने इसे क्या कहा, क्रस्ट कहा। जब ये नीचे की तरफ हाईएस्ट पीक जो हमें मिला उसे मैंने क्या कहा, गर्त कहा, या जिसे मैंने टो कहा। तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो हमेशा श्रृंग और गर्त के रूप में क्या करेंगी, गति करेंगी, या आगे की तरफ श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ेंगी। और श्रृंग क्या, ऊपर की और हाईएस्ट पीक को मैं क्या कहूँगी, श्रृंग, और नीचे की तरफ हाईएस्ट पीक जो मुझे मिलेगा उससे मैं क्या कहूँगी, गर्त कहूँगी। आगे हम बढ़े, अनुदैर्घ्य तरंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये हमारे क्या हैं, माध्यम के कण हैं, और ये जो है वो क्या है, हमारी तरंग के चलने की दिशा। यहाँ पर देखिए हमारे माध्यम के कण और ये जो है तरंग, इसके चलने की दिशा एक दूसरे के क्या है, समान है, या दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। हमारे माध्यम के कण भी इसी दिशा में जा रहे हैं और हमारे तरंग के चलने की दिशा भी क्या है, यही है। जब हमारे माध्यम के कण और तरंग के चलने की दिशा एक दूसरे के समान होती हैं तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहूंगी मैं, अनुदैर्घ्य तरंग है। और हमारी जो ध्वनि है वो किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो हम क्या समझें कि दो प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ कौन सी, जिसमें माध्यम के कण और तरंग के चलने की दिशा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो या परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री से हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ। और जिसमें माध्यम के कण और तरंग के चलने की दिशा एक दूसरे के समान हो, दो लोग एक समान दिशा में जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, और दो लोग एक दूसरे के 90 डिग्री से चल रहे हैं तो वो क्या होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है हमारा प्रकाश और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है हमारी ध्वनि। आप समझ सकते हैं, प्र मतलब प्रकाश, तो प्रकाश कौन सी तरंग हुआ, अनुप्रस्थ, और आप समझ सकते हैं धा अनुदैर्घ्य, तो ध्वनि कौन सी हुई, अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग हुई। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, पहली आपसे पूछ लेगा अनुदैर्घ्य, दूसरा ऑप्शन दे देगा अनुप्रस्थ, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अनुदैर्घ्य धा से ध्वनि, तो ध्वनि क्या हुई, अनुदैर्घ्य, और अनुप्रस्थ प्रा, तो प्रा से प्रकाश, तो प्रकाश क्या हुई, अनुप्रस्थ तरंग। आगे हम बढ़े, ये जो है वो संपीड़न और विरलन के रूप में गति करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक स्प्रिंग को अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे और उस स्प्रिंग को आपने जैसे ही खींचा उसमें एक प्रकार का डिस्टरबेंस आपको दिखा और वो जो तरंगे उत्पन्न हुई वो कौन सी हुई, अनुदैर्घ्य। जब हम स्प्रिंग को देखते हैं तो स्प्रिंग में आप देखिएगा कुछ रिंग आपको पास पास दिखाई देते हैं और पास पास दिखाई देने वाले इन रिंग को आप कहिए संपीड़न या कंप्रेशन, और कुछ जो है वो रिंग के बीच में आपको दूर दूर दिखाई देंगे या डिस्टेंस आपको दिखाई देगा जिसे आप कहिए विरलन या रेयरफैक्शन। तो ये आप जो अनुदैर्घ्य तरंगों की बात कर रहे हैं ये संपीड़न और विरलन के रूप में क्या करती हैं, गति करती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती थी। और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य और भूकंप की तरंगे भी किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। वेव्स के बारे में अब हम कुछ बेसिक जानकारी या बेसिक टर्म जो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली टर्म जो हमें पता होनी चाहिए वो है आयाम या एम्पलीट्यूड। बहुत आसान है, जैसे हमने देखा कि सपोज ये ओरिजिन पॉइंट है किसी भी तरंग का या कोई भी तरंग है जो यहाँ से उत्पन्न हो रही है। जैसे ही यहाँ से उत्पन्न हुई तो देखिए यहाँ से चलने के बाद एक हाईएस्ट पीक यहाँ तक गई, ठीक, और यहां से जब ये नीचे आई तो यहां तक आई, ठीक है। अपने ओरिजिन पॉइंट से एक तरफ का ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट से एक तरफ का अधिकतम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, उसका आयाम।
अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो उसे आप पॉजिटिव मानिए या धनात्मक आयाम कहिए, और अगर अपनी उत्पत्ति से नीचे की तरफ आपको ये डिस्प्लेसमेंट जाता है तो आप उसे कहिए ऋणात्मक आयाम। तो आयाम क्या हुआ? किसी भी तरंग के उत्पत्ति बिंदु से एक तरफ का अधिकतम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट उसका आयाम कहलाता है। अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ है तो उसे नेगेटिव आयाम कहिए। दूसरी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है ओसिलेशन या दोलन। यहां पर देखिए हमारी तरंग उत्पन्न हुई, ठीक, यहां से एक दोलन मतलब उत्पन्न होने के बाद एक श्रृंग और एक गर्त जो है आप इसे क्या कहेंगे? एक दोलन कहेंगे। आगे ये इस तरह से और गति करेगी, लेकिन एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर क्या कहलाएगा? उसका एक दोलन कहलाएगा। ठीक। तीसरी टर्म मैंने यहाँ लिख रखी है आवर्तकाल, जिसे रिप्रेजेंट किया है मैंने कैपिटल टी से। आवर्तकाल की बात करूं तो अपना एक दोलन पूरा करने में, ऊपर हम पढ़ के आए हैं दोलन क्या है? एक श्रृंग और एक गर्त का निर्माण। तो एक दोलन मतलब एक श्रृंग और एक गर्त पूरा करने में ये जो समय लेगी उसे हम क्या कहेंगे? यहां चलने में 5 सेकंड लग गए तो 5 सेकंड क्या हुआ? तो पूरा करने में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। रिप्रेजेंट किया टी से और मात्रक हुआ सेकंड। क्यों? आवर्तकाल क्या है? एक प्रकार का टाइम, और टाइम का मात्रक क्या हुआ? सेकंड हुआ। अगली जो टर्म मैंने यहाँ लिख रखी है वो लिख रखी है आवृत्ति, और इसे रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एफ से। आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, मतलब कोई भी तरंग एक सेकंड में जितने दोलन करती है या जितनी बार वाइब्रेट हो जाती है उसकी संख्या को मैं उसकी क्या कहती हूँ? फ्रीक्वेंसी कहती हूँ। तो एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये कई बार पूछा गया कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है, या हर्ट्ज में हम इस आवृत्ति को माप सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, आवृत्ति और आवर्तकाल में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, या F प्रोपोर्शनल टू 1/T, या F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स इस रिलेशन को आप ध्यान में रखकर छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो इससे पूछे जाते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया कि एक तरंग का आवर्तकाल 5 सेकंड है, उसने आपको टी दे रखा है कितना? 5 सेकंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पूछ लिया गया। अब हम जानते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/T। अब ये रिलेशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि F इक्वल टू 1/5, या हम निकाल सकते हैं 0.02 हर्ट्ज, या इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 0.02 हर्ट्ज। या आपसे पूछ सकता है कि भाई फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा, या टाइम पीरियड 5 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। आगे जो टर्म मैंने लिख रखा है वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। अब देखो तरंग दैर्घ्य की जब मैंने बात करी तो इसमें हमने देखा कि ये क्या है? श्रृंग, और ये क्या है? गर्त। आगे जाएंगे तो ये भी क्या होगा? श्रृंग। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? श्रृंग। या नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारे गर्त यहाँ पर मिल जाएंगे। तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो 2 क्रमागत श्रृंग, मतलब ये 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को मैं क्या कह रही हूँ? वेवलेंथ कह रही हूँ, या तरंग दैर्घ्य कह रही हूँ, और इसे प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से। ठीक है। या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी आप क्या कह रहे हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कह रहे हैं, और इसे प्रदर्शित कर रहे हैं लैम्डा से। ध्यान रखेंगे जब मैं क्रमागत कह रही हूं तो 1 2 ऐसा नहीं होगा पहला ले लिया और
तीसरा ले लिया या दूसरा ले लिया या चौथा, नहीं। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को मैं क्या कह रही हूँ, तरंग दैर्घ्य कह रही हूँ, और जिसे प्रदर्शित कर रही हूँ लैम्डा से। यहाँ पर देखिए, जब अनुप्रस्थ तरंगे हैं तो सुरंग और गर्त, और यदि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो ये परिभाषा भी सही होगी कि दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को आप क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक टर्म थी जो तरंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक में हमने देखा कि तरंग के बारे में बेसिक जानकारी हमने दी। आगे जो लेक्चर होगा हम उसमें प्रकाश शुरू करेंगे, जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।